नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारी उत्तराखंड पुलिस रिटन एग्ज़ाम के लिए सीरीज, और इस सीरीज़ में हम प्रत्येक दिन उत्तराखंड के 50 और हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। यानी हम 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, तो उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि महाराजा कीर्तिशाह के समय टिहरी की संरक्षिका कौन थी। तो महाराजा कीर्तिशाह जब शासक बने थे तो ये क्या थे, अल्पवयस्क थे, यानी छोटे थे। और इनके समय जब इनको शासक बनाया गया तो टिहरी की संरक्षिका नियुक्त की गई राजमाता नेपोलिया। तो इनके समय महाराजा कीर्तिशाह ये टिहरी रियासत के शासक बने। तो इनके समय राजमाता नेपोलिया क्या थी, टिहरी की संरक्षिका थी। अगला प्रश्न है हमारा, जगत सिंह यानी जिनको जंगली भी कहा जाता है, तो इनको किस विभाग का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। तो जगत सिंह जंगली ये रुद्रप्रयाग जिले से संबंधित हैं और इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया वन विभाग का। तो किसका बनाया गया, वन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया जगत सिंह, जिनका उपनाम क्या है, इनको जंगली उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तरायणी मेला कहाँ लगता है। तो प्रसिद्ध उत्तरायणी मेला लगता है बागेश्वर में, और इसी उत्तरायणी मेले में 13-14 जनवरी 1921 में कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था, तो जिसमें सरयू के तट पर जो कुली बेगार से संबंधित रजिस्टर रहते थे तो उनको बहाया गए इसी उत्तरायणी मेले में। तो ये उत्तरायणी मेला भी काफ़ी, यानी जो हमारा UKSSC है इसके जो एग्ज़ाम है तो यहाँ पे ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उत्तरायणी मेला लगता है बागेश्वर में। अगला प्रश्न है हमारा कि नंदा राजात यात्रा जो प्रारंभ होती है। तो नंदा राजात यात्रा प्रारंभ होती है नौटी गांव से। तो नौटी गांव से नंदा देवी राजात यात्रा प्रारंभ होती है और यह मनाई जाती है प्रत्येक 12वें वर्ष क्या होती है, यह यात्रा मनाई जाती है। 2014 में ये यात्रा हुई थी, वैसे इसे 2012 में होना चाहिए था, लेकिन दो साल या लेट हुई। 2012 की जगह 2014 में यह यात्रा संपन्न हुई थी। अगला प्रश्न है कि विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना है। तो विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना है 650 मेगावाट की। कितनी है, विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना, ये चमोली में स्थित है और यह है 650 मेगावाट की। अगला प्रश्न हमारा कि अटारिया देवी मंदिर या उधम सिंह नगर में स्थित है, इसकी स्थापना किसने की थी। तो यह किस चंद शासक ने की। तो अटारिया देवी मंदिर की स्थापना उधम सिंह नगर में की जाती है राजा रुद्रचंद के द्वारा। तो किसके द्वारा की जाती है, राजा रुद्रचंद के द्वारा अटारिया देवी मंदिर उधम सिंह नगर की स्थापना की जाती है। और चंदों के समय जो ये उधम सिंह नगर वाला भाग है, यानी जो तराई का भाग है मुख्यतः, तो उसको माल परगना के नाम से भी जाना जाता है, या 9 लखिया भूमि भी कहा जाता था, जहां से 9 लाख रुपए वार्षिक आमदनी प्राप्त होती थी। अगला प्रश्न है कि राज्य में महिला सशक्तिकरण वर्ष कब मनाया गया। तो राज्य में महिला सशक्तिकरण वर्ष मनाया गया 2006-07। तो 2006-07 को राज्य महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न है कि राज्य में स्वावलंबन योजना का प्रारंभ किया गया। तो यहाँ पर जब राज्य बनने से पहले 1996 से इस क्षेत्र के लिए स्वावलंबन योजना का प्रारंभ किया गया था, और उसके बाद जब उत्तराखंड बना तो फिर यह योजना पुनः प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2000 में आयोजित खबरदार रैली का संबंध था। तो अक्टूबर 2000 में खबरदार रैली आयोजित की गई थी राजधानी चयन से संबंधित, क्योंकि राजधानी जो चयन का मामला था, तो लगातार जो यहाँ की जनता थी, उत्तराखंड की जनता थी, वह मांग कर रही थी कि गैरसैंण में क्या किया जाए, राजधानी को बनाया जाए। अगर जो सरकार है वो गैरसैंण में नहीं बनाती है तो किसी पहाड़ी क्षेत्र में ही यहाँ की उत्तराखंड की राजधानी बनाई जाए, यानी यह पहाड़ी राज्य था तो इसकी पहाड़ में ही राजधानी होनी चाहिए। लेकिन बाद में यहाँ फिर अस्थायी राजधानी देहरादून बनाई गई। तो इसके लिए जो राजधानी से संबंधित जो विवाद था या उसके चयन से लेकर जो लोग थे वो चाहते थे कि राजधानी गैरसैंण में बनाई जाए, इसलिए एक खबरदार रैली आयोजित की गई अक्टूबर 2000 में।
अगला प्रश्न है कि अभिनव विकास योजना का संबंध है। तो अभिनव विकास योजना का संबंध किससे है? तो ये है चारा विकास से। तो चारा विकास से संबंधित है अभिनव विकास योजना। अगला प्रश्न हमारा कि कुमू का वर्तमान नाम क्या है? तो इसे कुमू या कुमू काली भी कहा जाता था। तो कुमू का वर्तमान नाम है चंपावत। तो कुमू या कुमू काली कहा जाता है चंपावत को। तो इसका पुराना नाम है कुमू, तो चंपावत का पुराना नाम कुमू हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है चोपता को। किसे कहा जाता है? चोपता को गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है और यह रुद्रप्रयाग में स्थित है। तो चोपता को गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और उत्तराखंड के स्विट्जरलैंड की बात करें तो उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कौसानी को। तो कौसानी क्या है? उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड है, जिसे महात्मा गांधी ने कहा था कि ये या क्या है, कौसानी क्या है? उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड है। अगला प्रश्न है कि भूटिया जनजाति के अन्य नाम, यानी जो भूटिया जनजाति है, यह 3 प्रमुख जो हमारे ज़िले हैं जो उच्च हिमालय में स्थित हैं। हमारा उत्तरकाशी हो गया, जो उच्च हिमालय का ऊपरी भाग है, जिसमें हमारे 3 ज़िले आते हैं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। इसमें 3 ज़िले आते हैं। तो इनका जो ऊपरी भाग है, तो जहाँ पर उच्च हिमालय का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में क्या करते हैं, भूटिया लोग निवास करते हैं ऊपरी भागों में। तो यहाँ पर उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो पिथौरागढ़ की बात करें तो भूटिया जनजाति को जाना जाता है सौका एवं जौहरी। सौका एवं जौहरी के नाम से इनको जाना जाता है। चमोली में इनको मारछा तोलछा के नाम से जाना जाता है, मारछा और तोलछा के नाम से। और उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी में इनको जाड़ कहा जाता है। ये भागीरथी नदी घाटी के आसपास रहते हैं, तो उत्तरकाशी में इनको क्या कहा जाता है? जाड़ कहा जाता है। और यह जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? उच्च हिमालय में यह निवास करती है। अगला प्रश्न है कि भूटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास। तो जब यह जो भूटिया जनजाति है उच्च हिमालय में रहती है, तो जब सर्दियों के टाइम वहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ गिरती है तो पूरा बर्फ़ से ढक जाता है। तो ये क्या करते हैं, फिर थोड़ा जो निचला क्षेत्र है तो वहाँ आ जाते हैं। तो इनका जो ग्रीष्मकालीन आवास होता है, यानी ऊपर से जब नीचे आते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं उसको मैत। यानी जो ग्रीष्मकालीन आवास होता है इनका, तो वो क्या कहलाता है? मैत कहलाता है। यानी जहाँ वो रहते हैं, जो ऊपरी भागों में उच्च हिमालय का क्षेत्र है, तो उसको कहते हैं ये मैत कहते हैं। और भूटिया जनजाति का शीतकालीन आवास, यानी जब वो नीचे आते हैं, पहाड़ों के तलहटी पे आते हैं, उच्च हिमालय पूरा बर्फ़ से ढक जाता है, तो उसको कहते हैं ये मनसा। क्या कहते हैं? मनसा। अगला प्रश्न हमारा कि टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किया। तो टिहरी में जो अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है, ये जाता है प्रताप शाह को। किसको जाता है? प्रताप शाह को। प्रताप शाह द्वारा टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है कि कीर्ति ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो कीर्ति ग्लेशियर है जी उत्तरकाशी में स्थित। और कीर्ति ग्लेशियर को आप ऐसे याद कर सकते हैं, कीर्ति जो शासक थे वो टिहरी रियासत में थे, यानी टिहरी में शासक थे। और कीर्ति जो ग्लेशियर है वो उत्तरकाशी में है। तो आपको ध्यान रखना है, दोनों अपोजिट अलग अलग जिलों में हैं। कीर्ति शाह टिहरी में शासक थे और कीर्ति ग्लेशियर उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है हमारा कि जेलंग पर्वत कहाँ स्थित है? तो जेलंग पर्वत है उत्तरकाशी में स्थित। तो यहाँ पर जो मुख्य, अगर पर्वतों की बात करूँ तो पर्वतों की बात करें तो यहाँ पर 3 जिलों में जो मुख्य पर्वत हैं वो स्थित हैं, जो हमारे उच्च हिमालय क्षेत्र में आते हैं। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ 3 जिले हमारे जो उच्च हिमालय क्षेत्र में आते हैं। तो इन्हीं में क्या है, सभी मुख्य जो पर्वत हैं वो स्थित हैं। तो जेलंग पर्वत हमारा स्थित है उत्तरकाशी में, और ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है कि जेलंग पर्वत कहाँ स्थित है। अगला प्रश्न हमारा आंग्ल गोरखा युद्ध। तो आंग्ल गोरखा युद्ध में जो प्रमुख युद्ध हुए, तो सबसे पहला है गणनाथ डांडा का युद्ध। गणनाथ डांडा अल्मोड़ा में। और इस युद्ध में हस्तिदल चौतरिया मारा गया था। और हस्तिदल चौतरिया जो गोरखा सेना में क्या था, एक प्रमुख सेनापति था, और जो राजा थे, तत्कालीन राजा थे, उनके चाचा भी थे। तो हस्तिदल चौतरिया मारा जाता है गणनाथ डांडा के युद्ध में। मलाऊ युद्ध
मलाऊ युद्ध में अमर सिंह थापा व ऑक्टर लोनी के मध्य क्या होता है, युद्ध होता है, और इसमें अमर सिंह थापा हार जाते हैं। अगला है अल्मोड़ा का युद्ध। तो गार्डनर और बमसा के बीच युद्ध होता है। तत्कालीन जो कुमाऊं के क्या रहते हैं, सेनापति या फौजदार रहते हैं, गोरखा बमसा, तो उनके बीच फिर क्या होती है, जब युद्ध हार जाते हैं तो 27 अप्रैल 1815 को कुमाऊं की संधि होती है। और इसी संधि के तहत क्या किया जाता है, इसी संधि के तहत कुमाऊं को यानी पूरे उत्तराखंड को मुक्त कर दिया जाता है गोरखों से। तो गोरखे वापस चले जाते हैं 27 अप्रैल 1815 में कुमाऊं की संधि के तहत। अगला प्रश्न है कि सामंती राज व्यवस्था तक उत्तरकाशी क्षेत्र के लोगों को कहा जाता है। तो सामंती राज व्यवस्था तक उत्तरकाशी क्षेत्र के लोगों को क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है सोंगण। क्या कहा जाता है, सोंगण कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हल्द्वानी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हल्द्वानी किन्हें कहा जाता है या किसको कहा जाता है। तो द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हल्द्वानी कहा जाता है डॉक्टर रामलाल शाह को। और यह डॉक्टर जो रामलाल शाह हैं ये कुमाऊं के प्रथम MBBS भी थे। तो कुमाऊं के ये क्या थे, प्रथम MBBS भी थे, और इनको द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हल्द्वानी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, यूरोपीय मिसैलनी पुस्तक के लेखक हैं। तो यूरोपीय मिसैलनी पुस्तक के लेखक हैं नारायण दत्त तिवारी। कौन है, नारायण दत्त तिवारी जी की ये पुस्तक थी। अगला प्रश्न है किच्छा का पुराना नाम। तो किच्छा का पुराना नाम क्या था, दरऊ। तो किच्छा का पुराना नाम क्या है, दरऊ किच्छा का पुराना नाम है। अगला प्रश्न है कि सितारगंज का पुराना नाम क्या है। तो सितारगंज का पुराना नाम लालर खास है। क्या है, लालर खास के नाम से इनको जाना जाता है सितारगंज को। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के शिल्पकारों का व्यावसायिक अधिष्ठाता। तो उत्तराखंड के शिल्पकारों का व्यावसायिक अधिष्ठाता माना जाता है कल्पा त्यौहार को। किसको माना जाता है, कल्पा त्यौहार को माना जाता है शिल्पकारों का व्यावसायिक अधिष्ठाता। और माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में शिल्पकारों द्वारा हथियार बनाए गए थे। तो उत्तराखंड के जो शिल्पकारों का व्यावसायिक अधिष्ठाता है वो कल्पा त्यौहार है। अगला प्रश्न है कि मशहूर दानी महिला जसुली दताल। तो उत्तराखंड में मशहूर दानी महिला थी जसुली दताल। तो कहा जाता है कि यह प्रति सप्ताह क्या करती थी, नदी में रुपए बहाती थी। तो प्रति सप्ताह यह क्या करती, नदी में रुपए बहा करती थी, और लोग जिनको ज़रूरत होती थी तो उनको पकड़ लेते थे। तो जो नदी थी जिसमें वो क्या करते थे, पैसों को बहाते थी, तो उस नदी का नाम था न्यूलामती नदी। तो कौन सी नदी थी, न्यूलामती नदी थी, जहाँ पर मशहूर दानी महिला जसुली दताल क्या करते थे, प्रति सप्ताह रुपयों को बहाया करते थे। अगला प्रश्न है कि चरवाहे से शासक बनने वाला राजा कौन था। तो चरवाहे से शासक बनने वाला कुमाऊं में एकमात्र शासक है बाज बहादुर चंद। क्या है, बाज बहादुर चंद है कुमाऊं में चरवाहे से शासक बनने वाला राजा। तो चरवाहे से राजा बनने वाला शासक है बाज बहादुर चंद। अगला प्रश्न है केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार या निर्माण किसने करवाया था। तो केदारनाथ मंदिर का जो निर्माण का श्रेय जाता है वो जाता है शंकराचार्य को। किसको जाता है, शंकराचार्य को, जो उसको वर्तमान स्वरूप हमें दिखाई देता है। तो केदारनाथ मंदिर का निर्माण का श्रेय जाता है शंकराचार्य को, और इसका जो जीर्णोद्धार को श्रेय जाता है वो जाता है कत्यूरी शासकों को। कत्यूरी शासकों द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाए गए। अगला प्रश्न है कि यमुनोत्री जो मंदिर है, यमुनोत्री मंदिर हमारे 4 धामों में से एक है, तो उसका पुनरुद्धार करवाया। तो ये प्रताप शाह के समय हुआ। तो यमुनोत्री मंदिर का पुनरुद्धार किसने करवाया, तो ये प्रताप शाह ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि गुरु माणिकनाथ यात्रा। तो गुरु माणिकनाथ यात्रा ये टिहरी में होती है, टिहरी जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न है मधुगंगा घाटी विकास महोत्सव मनाया जाता है। तो मधुगंगा घाटी विकास गंगा महोत्सव मनाया जाता है पौड़ी गढ़वाल में। तो कहाँ मनाया जाता है ये, पौड़ी गढ़वाल में। अगला प्रश्न है कि किसान औद्योगिक पर्यटन विकास मेला। तो किसान औद्योगिक पर्यटन विकास मेला लगता है चमोली में। तो किसान औद्योगिक पर्यटन विकास मेला ये कहाँ लगता है, चमोली जिले में। अगला प्रश्न है कि बद्री केदार उत्सव का आयोजन किया जाता है।
तो बद्री केदार उत्सव का आयोजन किया जाता है हरिद्वार, अगस्त मुनि और बद्रीनाथ। तो बद्री केदार जो महोत्सव है इसका आयोजन अलग अलग विभिन्न स्थानों में किया जाता है और ये इसका जो कारण है वह पर्यटन को बढ़ावा देना है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है, पर्यटक आए। अगला प्रश्न हमारा महामृत्युंजय मेला। तो महामृत्युंजय मेला लगता है सिमली चमोली में। तो ये कहाँ लगता है महामृत्युंजय मेला? सिमली चमोली ज़िले में। काश्तकार मेला, तो काश्तकार मेला लगता है ग्वालदम चमोली में। विश्व पर्यटन दिवस, तो विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पौड़ी में मेला लगता है। गंगवाड़सू मेला, तो गंगवाड़सू मेला लगता है पौड़ी में। गंगवाड़सू मेला पौड़ी में लगता है। गोलजू महोत्सव, तो गोलजू महोत्सव का आयोजन होता है अल्मोड़ा में। हाटकेश्वर शिवरात्रि मेला, तो हाटकेश्वर शिवरात्रि मेला लगता है गंगोली हाट में और ये पिथौरागढ़ ज़िले में स्थित है। छोलिया महोत्सव या छलिया महोत्सव, तो ये पिथौरागढ़ में ही होता है। गंगावली महोत्सव, गंगावली महोत्सव का आयोजन भी कहाँ होता है? ये भी पिथौरागढ़ में होता है। सालम रंग महोत्सव, तो सालम रंग महोत्सव कहाँ होता है? ये अल्मोड़ा में होता है। सालम वहाँ पर क्या है, प्रसिद्ध स्थान है। देवी महोत्सव देवीधुरा, तो ये कहाँ होता है? ये चंपावत में होता है। सूर्य सृष्टि मेला, तो सूर्य सृष्टि मेला का आयोजन होता है चंपावत में। सूर्य सृष्टि मेला का आयोजन कहाँ होता है? चंपावत में। ग्रामीण हाट मेला, तो ग्रामीण हाट मेला सतोली में लगता है। दशहरा मेला, तो ये भी अल्मोड़ा में लगता है। दीप महोत्सव, तो दीप महोत्सव का आयोजन किया जाता है चंपावत में। तो दीप महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? चंपावत में। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड पर आक्रमण करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो उत्तराखंड पर आक्रमण करने वाला पहला मुगल शासक था नसरुद्दीन महमूद। कौन था? नसरुद्दीन महमूद क्या था? उत्तराखंड पर आक्रमण करने वाला पहला मुगल शासक था। अब इन्होंने डायरेक्ट उत्तराखंड पर तो आक्रमण नहीं किया था, लेकिन जो तत्कालीन जब इन्होंने आक्रमण किया था तो उस समय जो यहाँ पर आसपास का जो क्षेत्र था ये सभी पहाड़ी राज्य में आते थे। तो यहाँ पर संभवतः हिमाचल के क्षेत्र पर इन्होंने आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है कि नीलू कठायत के पुत्र जिनकी आंखें गरुड़ ज्ञानचंद ने निकाल दी थी। तो नीलू कठायत के पुत्र रहते हैं सुजू और बीरू। सुजू और बीरू रहते हैं और जिनकी आंखें कौन निकाल देता है? गरुड़ ज्ञानचंद निकलवा देते हैं। तो गरुड़ ज्ञानचंद जो प्रजा का वो रहता है, विरोध रहता है, या जो इनके वो रहते हैं चाटुकार रहते हैं, तो उनके द्वारा जब नीलू कठायत जो इनके प्रमुख सेनापति रहते हैं उनके बारे में गलत चीज़ें बोली जाती हैं तो उनके द्वारा फिर इनको सज़ा दी जाती है और सुजू और बीरू जो उनके पुत्र रहते हैं उनकी आंखें निकलवा दी जाती हैं। और आज हमारा उत्तराखंड का जो अंतिम प्रश्न है कि पक्ष आखेट कला पर सैनिक शास्त्र ग्रंथ की रचना किसने की? तो पक्ष आखेट कला पर सैनिक शास्त्र की रचना की है राजा रूपचंद ने। तो पक्ष आखेट कला पर किसने रचना की है? सैनिक शास्त्र ग्रंथ की रचना की है राजा रूपचंद ने। चंद शासक थे। अब इसके बाद हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है इसमें कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 25। कितनी होती है? 25 सामान्यतः क्या होते हैं? इस स्पर्श व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दीर्घ स्वरों की संख्या होती है। दीर्घ स्वर होते हैं 7। कितने होते हैं? 7 दीर्घ स्वर होते हैं। आ, ई, ए, ओ, औ और ऊ क्या होते हैं? ये 7 क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। अगला है कि अर्ध स्वर कहलाते हैं। तो अर्ध स्वर जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं उसमें या और वा को क्या माना जाता है? अर्ध स्वर माना जाता है। तो इनका उच्चारण क्या होता है? ना पूरी तरह से व्यंजन की तरह होता है और ना पूरी तरह से स्वर की तरह होता है। तो इसलिए इनको क्या करते हैं? भाषा विद्वान इनको अर्ध स्वर भी मानते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि आगत व्यंजनों की संख्या है। तो आगत व्यंजनों की संख्या मुख्यतः क्या है? 2 है। अगला प्रश्न है कि बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप है। तो बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या हो जाएगा? बपौती। तो ये क्या हो जाएगा? बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या हो जाएगा? बपौती। और ये विभिन्न एग्जामों में पूछा जाता रहता है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
अगला प्रश्न है कि ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन करके होगा। तो ठठेरा शब्द का अगर लिंग परिवर्तन करें तो ये क्या हो जाएगा, ठठेरिन हो जाएगा, ठठेरा का ठठेरिन। अगला प्रश्न है कि रमा विद्यालय से घर जाती है में कौन सा कारक है। तो रमा विद्यालय से घर जाती है तो इसमें हो जाएगा अपादान कारक, क्योंकि इसमें एक तो से आ रहा है और दूसरा अलग होने का भाव इसमें प्रकट हो रहा है, क्योंकि रमा विद्यालय से घर जा रही है, यानी विद्यालय से घर जा रही है तो अलग हो रहा है, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चाकू शब्द का बहुवचन। तो चाकू शब्द का बहुवचन चाकू ही होता है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, एक वचन हो या बहुवचन सभी जगह क्या होते हैं, एक ही रूप में प्रयोग होते हैं। तो चाकू हो गया, आंसू हो गए, तो ये ऐसे शब्द हैं जो क्या होते हैं, इनका क्या होते हैं, ये परिवर्तित नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है जो करेगा सो भरेगा। तो जो करेगा सो भरेगा में रेखांकित शब्द जो और सो क्या है, तो ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। तो जो और सो क्या हो जाएगा, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, यानी जिस शब्द की हम विशेषता बता रहे हैं तो वो शब्द क्या कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। जैसे हम एक वाक्य लिखते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर क्या होगा, अच्छा लड़का है, एक मिनट, राम एक क्या है, अच्छा लड़का है। तो जो अच्छा हो जाएगा वो क्या होगी, वो तो विशेषता हो जाएगी, लेकिन जो लड़का होगा वो क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। तो लड़का क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समुच्चय बोधक को कहते हैं। तो समुच्चय बोधक क्या कहलाते हैं, ये अविकारी भी कहलाते हैं, अविकारी शब्द भी कहलाते हैं। जो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं इनको क्या कहते हैं, ये अविकारी शब्द भी कहलाते हैं। यानी अविकारी का अर्थ होता है जिसमें विकार ना आए, यानी जिनमें परिवर्तन ना हो। अगला प्रश्न है कि खटमल शब्द में लिंग है। तो खटमल शब्द कैसा है, तो खटमल शब्द पुल्लिंग होता है। क्या होता है, पुल्लिंग होता है। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान रखने हैं। तो खटमल शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है अवनी का विलोम शब्द है। तो अवनी का मतलब होता है धरती या पृथ्वी, तो पृथ्वी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अंबर। तो अवनी का विलोम शब्द हो जाएगा अंबर। अगला प्रश्न है सिर तोड़ में समास है। तो सिर तोड़ में समास होगा तत्पुरुष, कौन सा हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अवनत में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अवनत में उपसर्ग कौन सा है, तो अव उपसर्ग इसमें लगा हुआ है, नत में क्या जुड़ा हुआ है, अव उपसर्ग इसमें जुड़ा हुआ है, अवनत। अगला प्रश्न है कि नवोदा का संधि विच्छेद है। तो नवोदा का संधि विच्छेद क्या है, नवधन उड़ा। तो नवोदा का संधि विच्छेद नवधन उड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है। तो समास का मतलब होता है संक्षेपीकरण। क्या होता है, संक्षेपीकरण, यानी उसको छोटा करना। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेपीकरण। अगला प्रश्न है कृष्ण और सुदामा क्या थे, गुरु भाई थे। कृष्ण और सुदामा क्या थे, गुरु भाई थे। तो रेखांकित में समास है, यानी गुरु भाई में कौन सा समास होगा, तो गुरु भाई में कौन सा समास होगा, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। तो अगर हम इसको विग्रह करेंगे तो गुरु भाई का मतलब क्या हो जाएगा, गुरु का भाई। तो गुरु का भाई, तो इसमें कौन सा समास होगा, तो इसमें होगा तत्पुरुष समास, का आ रहा है तो तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें, गुरु का भाई। अगला प्रश्न है कि अवगुंठन का अर्थ है। तो अवगुंठन का अर्थ होता है घूंघट। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अवगुंठन का अर्थ होता है घूंघट। तो इस प्रकार के जो छोटे प्रश्न रहते हैं ये आपको डायरेक्ट याद रखने होते हैं कि किसका क्या अर्थ है, किसमें कौन सी संधि है, कौन सा क्या है, कौन किस प्रकार का शब्द है, तत्सम है, तद्भव है। तो कुछ ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इनको आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा कि जैसे अवगुंठन है तो इसका मतलब क्या होता है, घूंघट होता है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है।
तो खड़ी बोली को एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है कौरवी। तो खड़ी बोली को कौरवी नाम से भी जाना जाता है। तो खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है? तो कौरवी। तो ये थे हमारे आज के 70 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें 50 हमने उत्तराखंड के और 20 हमने हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।